All right, so this is the last session for exempt services. The next point is service provided by an incubator up to the total turnover of 50 lakh in a financial year subject to following condition, namely total turnover had not exceeded 50 lakh during the preceding financial year and the period of 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement as an incubator. Now, what do you mean by incubator? Incubator means an entrepreneur located within premises of technology business incubator, science and technology entrepreneurship park, recognized by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of Department of Science and Technology, Government of India, and who has entered into an agreement with TBI or STEP to enable himself to develop and produce high-tech and innovative product. जो काम का है वो लास्ट के दो लाइनें, बाकी सब तो आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो what they are trying to say, government have developed certain premises, certain areas जैसे special economic zones होते हैं. So we call this particular premises as incubator. ठीक है ना, ये प्रीमाइसेस का नाम होता है इंक्यूबेटर. और उसमें जो एंटिटी रजिस्टर्ड होती है, इसके अंदर जो एंटिटी काम करती है, ये पर्टिकुलर कंपनी, इसका नाम है इंक्यूबेटी. ठीक है ना, ये इंक्यूबेटीज है. अब इनका काम क्या होता है कि इनको बनाने होते हैं हाईटेक या इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने होते हैं. दिस इज देयर जॉब. और टेक्निकली मेजॉरिटी ऑफ देम आर आल्सो एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. तो गवर्नमेंट इनको एनकरेज कर रहा है. क्या इंकरेजमेंट दे रहा है कि आप अगर इंक्यूबेटी बनके किसी भी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में रजिस्टर्ड होते हो तो आपको हम एग्जम्पशन देंगे, लेकिन हमारा जो एग्जम्पशन है वो लिमिटेड भी है और कंडीशनल भी है. लिमिटेड भी है एग्जम्पशन और कंडीशनल भी है. लिमिटेड है और कंडीशनल है. ठीक है ना. अब लिमिट कितना है? लिमिट उन्होंने बोला अप टू 50 लाख तक एग्जम्प्ट होगा. जब अप टू 50 लाख तक एग्जम्प्ट होगा मतलब 50 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है ना, ये याद रख लेना, एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा. और उन्होंने कंडीशन क्या लिखे? आप जिस भी साल में एग्जम्पशन क्लेम करोगे उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर होगा वो होना चाहिए लेस देन 50 लाख रुपए. ठीक है ना, तो ये पहला कंडीशन है. तो 50 लाख का दो बार रेफरेंस आया हुआ है. एक 50 लाख तो आपका लिमिट है, एक 50 लाख तो आपका लिमिट है जहां पे एग्जम्पशन दिया गया है. ठीक है ना. और सेकेंड 50 लाख जो है वो कंडीशन है. ठीक है ना, लिमिट एंड कंडीशन. तो याद रखो ये पहली बात हो गई है. सेकेंड कंडीशन जो है वो बोलता है एंड जो सेकेंड कंडीशन है वो ये बोलता है कि आपको मैक्सिमम 3 इयर्स तक की एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट. आप जिस साल उस एरिया में आप जाओगे इंक्यूबेटी बनोगे वहां से आपको ये एग्जम्पशन 3 साल तक मिलेगा. चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स उसके बता देता हूं टू क्लैरिफाई व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है, फिनेंशियल ईयर फर्स्ट में आपका फर्स्ट ईयर ही है और आपका जो टर्नओवर हो गया यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका जो टर्नओवर था वो था 60 लाख रुपीज का. बोलो आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? पहले साल का ही टर्नओवर 60 लाख का है. विल यू गेट एग्जम्पशन और नॉट? अभी अभी मैंने इतने सारे कंडीशंस पढ़ा है, आपके सामने लॉ है. प्रंकल बता है नहीं, प्रणल बता रहा है नहीं, ऐसे नहीं है. मिलेगा एग्जम्पशन. एग्जम्पशन मिलेगा क्योंकि कंडीशन क्या है कि लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन 50 लाख होना चाहिए. अब लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे तो ये फर्स्ट ईयर है, लास्ट ईयर तो 0 ईयर था, वो तभी तो टर्नओवर था ही नहीं. और ये फर्स्ट ईयर है लेकिन ये एग्जम्पशन मिलेगा 50 लाख तक ही. तो एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन एग्जम्पशन मिलेगा अप टू 50 लाख. और जो एक्सेस आ रहा है वो हो जाएगा टैक्सेबल. ठीक है ना, तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा. सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर 2 की बात करेंगे. फाइनेंशियल ईयर 2 में आपका जो टर्नओवर है वो है 48 लाख. ठीक है ना, जरा ध्यान दो, नंबर्स के ऊपर ध्यान दो. फाइनेंशियल ईयर 2 में आपका टर्नओवर है 48 लाख. बोलो फाइनेंशियल ईयर 2 में एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा?
क्या लग रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर 2 में एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। विल यू गेट एन एग्जम्पशन इन दिस फाइनेंशियल ईयर? ठीक है, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया, इसका ये मतलब है आपको नहीं पता चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2 में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन देखो, बोलता है लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन 50 लाख होना चाहिए, whereas year last year का turnover is not less than 50 lakh, it is more than 50 lakh, therefore whatever turnover you book it is going to be taxable। जैसे यहाँ पे 10 लाख taxable हो गया, यहाँ पे 48 लाख पूरा taxable हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 3 का टर्नओवर पकड़ लेते हैं 45 लाख का है, तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा क्या? यस, हियर यू विल गेट फुल एग्जम्पशन 45 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख, तो यहाँ पे पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा और आपका टैक्सेबल 0 आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 4 में आपका टर्नओवर 50 लाख का हो गया। अब यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा क्या? यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 50 लाख से कम है, लेकिन ये एग्जम्पशन स्टार्टिंग के 3 साल के लिए था, तो 3 इयर्स का टाइम लिमिट हो चुका है। अब इसके आगे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है ना? ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप इसका, अगर आपको नहीं समझा ये पॉइंट तो बाद में पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? कहीं लिख के रख देना ये बातें जो मैंने लिखी यहाँ पे एग्जाम्पल। आगे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI। आपने देखा होगा तो ये लोगो बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे लगा होता है कि उनका फूड चलो खाने लायक है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइसेंस लेके रखा हुआ है, वो लाइसेंस देने की जो फीस होती है उसको यहाँ पे एग्जाम करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय TBI और स्टेट, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय NSTEB जो अभी हमने बात किया ऊपर, या बायो इंक्यूबेटर्स, ये जो इंक्यूबेटर्स है उनकी सर्विसेज को यहाँ पे एग्जाम करके रखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ये जो एग्जामिशन बात कर रहे थे हम, इंक्यूबेटी की बात कर रहे थे। इंक्यूबेटर का सर्विस क्या होता है? ऐसे सारे एंटिटीज को यहाँ पे इस्टेब्लिश करवा के देना, उनको सर्विसेज देना। तो इंक्यूबेटर को तो अनकंडीशनल, ठीक है ना, अनकंडीशनल अनलिमिटेड एग्जामिशन है इंक्यूबेटर को, तो ये एग्जामिशन ये रहा इंक्यूबेटर का एग्जामिशन यहाँ पे 48 में। आगे चलता हूँ, एंट्री नंबर 49। अगर एंट्री नंबर 49 आपको पता करना है तो आपने वो मूवी देखा होगा स्पाइडरमैन, जहाँ पे पीटर पार्कर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर होते हैं, या आपने हिंदी मूवी देखा होगा बजरंगी भाईजान में वो जो उसके जो एक्टर क्या उनका सिद्दीकी नवाजुद्दीन जो है, वो जो होते इंडिपेंडेंट एक्टर होते, किसी चैनल के एम्प्लॉय नहीं होते वो। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने, इनका काम क्या होता है, इंडिपेंडेंट न्यूज रिपोर्टर्स का न्यूज वगैरह लेना है, फोटो लेने, वीडियोस लेने, ये इंडिपेंडेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किसी भी वो एज ए जर्नलिस्ट किसी भी मीडिया को वो सेल करना है। अगर आपने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम किया तो उस प्रोफेशन में माना जाता है और प्रोफेशन टैक्स हो जाता है। अगर आप किसी न्यूज चैनल के, आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के एम्प्लॉय रहोगे तो जीएसटी तो वैसे भी नहीं, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर होकर नेगेटिव लिस्ट में से निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी उन्होंने बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। प्रेस ट्रस्ट इंडिया को भी बाहर रखा हुआ है, यूनाइटेड न्यूज नेशंस को भी बाहर रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर to any person in respect of a business exhibition held outside India. Now time has come whereas Indian products should be exhibited outside India. बहुत हो गया बाहर के लोग आके इंडिया में अपना एग्जीबिशन लगाते हैं और इंडिया के लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट होते हैं। अब टाइम आ चुका है कि हम चीजों को रिवर्स करें। इंडिया के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इनकरेज किया जा रहा है कि सुनो, आप इंडिया के प्रोडक्ट को लेके आउटसाइड इंडिया, श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, आप ऐसी जगह पे जाओ और वहां पे हमारे प्रोडक्ट का एग्जीबिशन कराओ। अगर आप इंडियन एंटिटीज को बाहर लेके जाओगे, इंडियन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे, तो हम आपकी जो सर्विसेज है उसको एग्जाम करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जामिशन जो है वहां पे बात होती है सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स को स्लॉटरिंग करना है, मतलब उनकी स्किन एक्सट्रैक्ट करनी है, मीट अलग करना है, बोन्स अलग करने हैं, ऐसी कोई सर्विसेज होती है। सर ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज एनिमल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो ये लेदर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्री, और लेदर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। तो उसको
ऑपरेट करने के लिए स्लॉटर हाउस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पे एग्जाम करके रखा हुआ है। आगे चलता हूँ। सर्विसेज बाय ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the fruit or vegetable, इसको भी इन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ। आपने देखा होगा एप्पल आप लेते हो तो एप्पल के ऊपर वैक्सिंग किया जाता है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो वो सब करना, पैकिंग रीपैकिंग करना, सेग्रीगेशन करना, बिग एप्पल स्मॉल एप्पल, तो वो सारी चीजें को उन्होंने यहाँ पे एग्जाम करके रखा है। लेकिन इतना एप्पल के ऊपर काम ना करो या मैंगो के ऊपर काम ना करो कि मैंगो पल्प बन जाए या उसमें एप्पल से एप्पल का क्या बोलते हैं जूस बन जाए या कैंडी बनाओ, इतना नहीं करना। आप कमर्शियल एक्टिविटी करोगे तो टैक्सेबल रहेगा। आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर रिटेन करोगे तो एग्जाम्पशन दिया जाएगा, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, या आपने मेरे से पढ़ा होगा कोल्ड चेन फैसिलिटीज का सेक्शन 35 एडी, अगर आपने मेरे साथ किया हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड, और जिन्होंने नहीं किया हुआ दे विल डू इट। कोल्ड चेन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है इंडिया में, जहाँ पे पेरिशेबल कमोडिटीज को स्टोर किया जाता है। इसे वेयर हाउसिंग सर्विसेज, वेयर हाउस किया जाता है, ठीक है ना। गोडाउन्स होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। ट्रम्प अंकल इंडिया में आते हैं, ओबामा इंडिया में आए थे, ठीक है ना। बीच में जो पुतिन है वो इंडिया में आए थे, वो सारे फॉरेन ऑफिशियल्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स के टॉप ऑफिशियल्स इंडिया में आते हैं। तो हम नहीं चाहते उनके ऊपर टैक्स लगे, तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडिया में चलते हैं या इंडिया में लोग आते हैं और इंडिया में सर्विसेज लेते हैं, हमारे होटल्स पे रहेंगे, हमारे यहाँ का पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, जो भी वो यूज करेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। Services provided by providing information under ITI, Right to Information Act is one of the famous act in nowadays. उसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स ओपन हुए हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता आरटीआई फाइल करने का, फीस तो लगता है लेकिन फीस के ऊपर जीएसटी न लगे, ठीक है ना। तो ये अगेन डेमोक्रेसी है तो उसमें ये फ्री होना चाहिए था, बरोबर, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये स्पोर्टमैन जो होते हैं उनके लिए बात की जा रही है, धोनी, विराट कोहली, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, अब कौन कौन काम कर रहा है ग्राउंड पे वो देखो, किसको किसको एग्जाम्पशन दिया गया है। एक इंडिविजुअल एज अ प्लेयर खेल सकता है किसी भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। एज अ रेफरी ही कैन प्ले, एज एन अंपायर ही कैन पार्टिसिपेट, ठीक है ना। किसको किसको एग्जाम किया उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, क्योंकि इन्हीं लोगों को एग्जाम किया हुआ है। प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी, और एक स्पोर्टिंग बॉडी का दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को एग्जाम्पशन देना। आईसीसी ने बीसीसीआई को एक सर्विस देना, वो भी एग्जाम्पशन कर दिया, भाई भाई का रास्ता है। तो ये आप याद रखो यहाँ पे, तो इनको इन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। लेकिन जो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, कमेंटेटर होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं, एनालिटिक होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, आपने देखा होगा मैच देखते हो तो ऐसे पता चलता है कि कंप्यूटराइज एनालिसिस आता है कि अब तक इस स्टेडियम पे कितने मैचेस हुए या अब तक इस प्लेयर का क्या स्कोर हुआ है, वो जो एनालिसिस आता है उनको एग्जाम नहीं किया गया। जो रेफरी है, जो अंपायर है, जो कोच है, जो टीम मैनेजर है, जो प्लेयर है, उनको एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने वो क्लैरिफाई किया हुआ है। सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज अ सिलेक्टर, कमेंटेटर्स, curators, technical experts are taxable. Services of a player to franchises which are not recognized sport body is also taxable. तो IPL पूरा taxable हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट एंट्री 75, सर्विसेज बाय ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर ऑफ कॉमन बाय मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये अपना हो गया था जब हम मेडिकल या हेल्थ केयर सर्विस कर रहे थे, तो तभी दैट टाइम ओनली इट वाज डन। और 76 पॉइंट जो है वो पब्लिक कन्वीनियंसेस, जैसे वॉशरूम या टॉयलेट बना देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उसको भी आप चार्ज करते हैं। आपको पता होगा वॉशरूम अगर पब्लिक वॉशरूम अगर आपको यूज करना है तो 5 रुपीज 10 रुपीज पे करना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट हियर, ठीक है ना। बाथरूम, वॉशरूम, लैबोरेटरी, यूरिनल या टॉयलेट्स की जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दोज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इतना सब एग्जम्पशन होने के बाद यहाँ पे आता है लेटेस्ट रिकैप्चुलेट का पॉइंट। तो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से मैंने मेजॉरिटी एग्जम्पशंस को कवर किया हुआ है। आई वांटेड टू टेक क्वेश्चंस टुडे, लेकिन क्वेश्चंस में आज नहीं लेके नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। आई एम गिविंग यू टाइम कि आप अपने घर पे बैठ के ये पूरा चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि और यही नहीं, अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया हुआ है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज रिवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स थरोली, ठीक है ना।
जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, सीए के मॉड्यूल में से आप पढ़ोगे तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि हर एक चीज को 3 बार लिखा हुआ है उन्होंने, 3 टाइम्स दे हैव रिटन इन एक्ट फॉर्म, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, फिर उसका एनालिसिस लिखा हुआ है, और फिर उसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सीए मॉड्यूल में से आपको थ्योरी पढ़नी होती है और सीएमए मॉड्यूल में से आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दिस इज द आइडियल अप्रोच दैट यू आर सपोज टू फॉलो। और ये करने के टाइम पे साइड बाय साइड यू आर सपोज टू डेवलप योर हैंड रिटन नोट्स, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या आपको व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों को पहले से मिली हुई है। So I sincerely request all of you to please complete these 4 chapters, because first 4 chapters are the base for the all chapters to come in GST. जब तक base strong नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। By saying this, I would like to stop today's lecture little early, 15 minutes early। बाकी हम next lecture में continue करेंगे। टाटा, bye bye, take care।